मॉर्निंग दोस्तों और बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। जो भी बच्चे स्नातक स्तरीय 10वीं 12वीं या इस तरह की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि सरकारी व्यवस्था में है या सरकारी पदों के लिए है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी जो बच्चे कोई परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एक तो आपके भविष्य के लिए ये महत्वपूर्ण है, आपको जानना है कि क्या व्यवस्था है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, वो आपके भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अभी जो आपकी परीक्षाएं हो रही है उसमें एक विषय के रूप में या एक कहें तो कि सामान्य ज्ञान के रूप में भी पूछा जा सकता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनआरए, जो काफी अभी चर्चा में है। 2022 से इसके द्वारा परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। तो ये वीडियो मेरा पूरी तरह से हिंदी में होगा। मैंने एक इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ उसका लिंक भी आपको अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, बट हिंदी भाषी छात्रों के लिए पूर्णतः हिंदी में इस वीडियो को बनाया है। चलिए, एनआरए एनआरए का जो इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, हिंदी में उसका अर्थ है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। और कोशिश ये इसकी रहेगी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आपको प्लेटफॉर्म दे सके, एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जगह दे सके, जहाँ की 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर पे जो भी सरकारी पदों में भर्तियां होती हैं उनके लिए एक सामान्य परीक्षा, एक सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन करे और उसके आधार पे बच्चों का चयन हो। तो इसके हिसाब से आज जो हम लोग विश्लेषण करेंगे, काफी विस्तृत रूप से हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या इसकी महत्ता है, ये है क्या, कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ और आपके भविष्य में क्या ये भूमिका निभाएगा, किस तरह से ये आगे आपको आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जहां तक आप लोगों को पिछले वीडियो से पता ही होगा, मेरा नाम प्रत्युष प्रियदर्शी है। योग्यता मेरी यही है, बीआईटी से बीटेक मैंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिकी अभियंत्रण में। और पहले मैंने सिविल सेवा परीक्षा में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप बी स्तर बी में साक्षात्कार के लिए नामित हुआ था। अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ था। अखिल भारतीय रैंक जो मेरा IBPS PO में था, जो कि 1160 था। और ये सब है, IBPS RRB PO में भी मेरा अखिल भारतीय स्थान था 176। अखिल भारतीय रैंक मेरा SSC कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी था। और मैंने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन किया था IBPS के थ्रू, और मैं वहाँ पे मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं पिछले ये 8वां साल है मेरा। 2014 में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा देना स्टार्ट किया, शुरुआत हुई मेरी, मैंने योगदान दिया। और आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो मेरे आत्म परिचय के बारे में। एनआरए जो है भारतीय राष्ट्रीय चयन एजेंसी जो है, उसका ओरिजिन कहे, उद्भव या उद्गम कैसे हुआ, किस तरह से उसकी सोच विचार में आया, क्यों ये विचार में आया, क्यों इसको सामने रखा गया। तो सबसे पहले बता दूं कि विभिन्न स्तरों पे देखिए, ऐसा है कि विभिन्न स्तरों पे हर एक एग्जाम या परीक्षाएं लेनी, संचालन करने वाली बहुत सारी एजेंसी है जो कि अपने अपने स्तर पे बच्चों का चयन करती है। जैसे IBPS हो गया, और कर्मचारी चयन आयोग हो गया, रेलवे चयन बोर्ड हो गया। ये सब अपने अपने स्तर पे बच्चों का चयन करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि बच्चों को हर एक बार हर एक अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता है, केंद्रों पे जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और क्या होता है कि एक तो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और उसको उन अलग अलग परीक्षाओं के का जो शुल्क होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इन सब कारण से सरकार इस पे चर्चा कर रही थी, विचार कर रही थी, और पिछले 3-4 सालों से
और उन्हें लगा कि नहीं, एक ऐसी परीक्षा का आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी जो अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं केंद्रीय स्तर पे, और इस तरह की केंद्रीय जो संस्थाएं हैं, जो बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, और जो भी अलग-अलग विभाग हैं केंद्र सरकार के, जिसमें कि एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयन किया जाता है, उन सब के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन करें, जिससे कि बच्चों को विभिन्न परीक्षाएं देने की दिक्कतें ना हो अलग-अलग जगहों पे। तो आइए इसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में देखते हैं। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ और मंजूरी दी गई कि एक संस्था का निर्माण होगा, जो संस्था अभी सोसाइटी के रूप में, सामाजिक सोसाइटी के रूप में कार्य करेगी, जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। अब यहाँ से देखिए, अब मैं ये भी बता दूं कि आपको सवाल कैसे बन सकते हैं, कि पूछा जा सकता है कि जैसे अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए पूछा जा सकता है कि एनआरए जो है उसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है, किस अधिनियम के तहत हुआ है। तो इसमें पूछा जाता है, बहुत सारे उत्तर आपको दिए जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आपको बताया जा सकता है कि यह किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो इसको कह सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। आपको कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी आंसर में लिखा जा सकता है, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के तहत हुआ। दूसरा लिखा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1951 के तहत हुआ। तीसरा ये लिखा जा सकता है कि राष्ट्रीय कर्मचारी चयन अधिनियम के तहत हुआ, इस तरह की। या ऐसे चौथा लिखा जा सकता है कि सोसाइटी पंजीकरण। ये मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को जो इसको सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ें, जिनको ये ध्यान रहे कि ये सब्जेक्ट मैटर की तरह, जब तक ये प्रभाव में नहीं आता है, जब तक ये परीक्षाएं आयोजित करना नहीं शुरू करता है, तब तक ये तो एक सब्जेक्ट मैटर है ही, आपके लिए एक विषय है ही पढ़ने लायक, जो कि मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। पंजीकरण अधिनियम, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य में, ये आपके पूरी तरह से जो आपका करियर होगा उसका निर्धारण करेगा। तो आपको इसको देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। हाँ, जाने ये जरूर समझें ये बात, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कोई संवैधानिक या वैधानिक, ठीक है ना, ऐसी कोई संस्था नहीं है, किसी अधिनियम के तहत पास नहीं किया गया है, ना इसको संसद ने पास किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बस एक क्या है, सोसाइटी है, जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण किसने किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ड्राफ्ट देकर और एक तरह से क्या है, प्रस्ताव पास करके इसका निर्माण कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये शक्तियां हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की, कि राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी संस्था का निर्माण कर सकती है। और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक क्वेश्चन आप ये भी दिमाग में समझ लें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता होती है वो हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक तरह से पदेन, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफेक्टो बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। या वैसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो गई, या प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं कहीं किसी कार्य हेतु, और ऐसी देश में ऐसी कोई जरूरत पड़ी जिसमें मंत्रिमंडल की
एक मीटिंग हो गई जिसमें कि बहुत जरूरी है, तो ये प्रधानमंत्री वहां से नामित करते हैं, किसी गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री को नामित कर देंगे कि आप मंत्रिमंडल का की अध्यक्षता करें। तो ये बहुत कम ही होता है। सामान्यतः जब प्रधानमंत्री देश में होते हैं तभी मंत्रिमंडल की बैठक होती है। और आगे देख लें कि इसकी निगरानी जो है वो भारत सरकार ही करेगी, और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित जो भी प्रस्ताव होंगे, आगे आने वाले भविष्य में जो भी जरूरतें होंगी, उन जरूरतों के हिसाब से इसमें नए नए नियम और कानून बनाए जाएंगे। और अभी तो ये ट्रायल मेथड पे एक तरह से कहें कि एक कोशिश है, और बहुत सारी चीजों का संशोधन इसमें होना है अभी। और एक बात मैं बता दूं, मैं ये वीडियो में जितनी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ड्राफ्ट या जो प्रस्तावित बिल था उसमें लिखा हुआ है। ये कहीं से भी किसी तरह से खुद से मन से तैयार किया गया कुछ ऐसा नहीं है। ये सब चीजें ड्राफ्ट बिल में लिखी हुई हैं, जो कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा पास की गई हैं, और एक जो प्रस्ताव बनाया गया था उसके आधार पे ही उसकी जो कॉपी है वहीं से लिया गया है सब कुछ। उसी का कंपाइलेशन मैंने किया है, उसी को एक जगह मैंने जमा किया है। चलिए आइए देखिए, आगे देखते हैं। इसके संयोजन एवं संरचना के बारे में देखिए, किस तरह की संरचना रहेगी, कौन इसको संचालन करेगा, कौन इसको इसकी अध्यक्षता करेगा, कौन कैसे इसका संगठन किस तरह से रहेगा, कौन कौन लोग इसे चलाएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, इस सब चीजों को देखते हैं किस तरह से आगे देखें हम लोग। सबसे पहले तो इसके एक अध्यक्ष होंगे, सबसे पहले एक अध्यक्ष होंगे, ठीक है, और उसमें कुछ सदस्य होंगे, ठीक है। ये सदस्य जो होंगे ये सारे आपको नामित होंगे, भारत सरकार इनको नामित करेगी, या जो कि इनके रिकमेंडेशन पे, इनके कहने पे कुछ सदस्यों को अपॉइंट किया जाएगा, चयन किया जाएगा, और ये सब सदस्य मिलके इनको सहायता करेंगे इसके संचालन में। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे भारत सरकार का जो है चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसको लगाया है। कारण है, इसका लगाने का कारण है कि जो भी इसके अध्यक्ष होंगे, ये अध्यक्ष जो होंगे ना, ये अध्यक्ष जो होंगे ये सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, सचिव स्तर के अधिकारी। वो भी सचिव स्तर के अधिकारी किसके? भारत सरकार के, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, उससे नीचे स्तर के अधिकारी नहीं होंगे, और वो ये अध्यक्षता करेंगे। मान के चलिए, ये मैंने एक प्रतिरूप के रूप में दिया है इसको, ऐसा मतलब यही लोग नहीं है, मैंने बस ये आपको समझाने दिखाने के लिए। और ये मान लीजिए ये सदस्य लोग हो गए, ये सारे, ठीक है। तो ये अध्यक्ष होंगे, कुछ उनको सहायता करने के लिए उनके सदस्य होंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये पूछा जा सकता है, अगर कोई सवाल आए तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रीय चयन एजेंसी जो बन रही है, उसमें अध्यक्ष होंगे वो किस स्तर के अधिकारी होंगे, उसमें लिखा जा सकता है उप सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, सचिव, और हो सकता है कि ये भी लिख दिया जाए कि राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के, संघ स्तर के। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें कि इसका कानूनी दर्जा क्या है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये कहा है कि सोसाइटी पंजीकरण, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, यही एक ये कोई अधिनियम भी नहीं है, ध्यान रखें। 1800 राष्ट्रीय चयन एजेंसी है ना, राष्ट्रीय चयन एजेंसी जो है, ये जो है एनआरए, ये कोई अधिनियम भी नहीं है। ये एक प्रस्ताव है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपस में बैठ के पास किया है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय चयन एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के नियम और जो भी उसका रूल्स होगा उसको फॉलो करते हुए उसके तहत काम करेगी, ठीक है, राष्ट्रीय एजेंसी। लेकिन इसके काम का देखरेख, के काम का संचालन, इसके काम को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? भारत सरकार के ये पदाधिकारी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिनिधि, इसमें कौन कौन से लोग प्रतिनिधि होंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आईबीपीएस जो एक संस्था है, बैंक में बैंकिंग पदाधिकारियों के, बैंकिंग
पदाधिकारियों के चयन के लिए, बैंकिंग पदाधिकारी और कर्मचारियों के चयन के लिए ये एक संस्था है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो कर्मचारी चयन आयोग हो गया, एसएससी जिसको आप बोलते हैं, और उसके बाद रेलवे चयन बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये तीनों इसमें प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। और उसमें 2 और 3 लोग और जोड़ लें आप। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि लोग होंगे। दूसरे हो जाएंगे आपको रेल मंत्रालय के, इन तीनों के अलावा। और तीसरा हो जाएगा जो वित्त विभाग है भारत सरकार का, वित्त विभाग, ये भारत सरकार का जो वित्त विभाग है उसके पदाधिकारी लोग होंगे जो कि इसके प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। इनके पास कोई संचालन की शक्तियां नहीं होंगी, संचालन की शक्तियां इन लोगों के पास होंगी। ये प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे जो ये बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे परीक्षाओं का संचालन, वो अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है, अपनी बातें कहेंगे कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। उसको मानना ना मानना ये अध्यक्ष और ये जो पूरे जो संचालनकर्ता लोग हैं इनका काम होगा। इनकी बातों को बस ये अपनी बातें रखेंगे, उस प्रतिनिधि मंडल में अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद मानना भारत सरकार का काम है, वो किस तरह से उसको आगे लेके चलना है वो भारत सरकार के जो अधिकारीगण होंगे वो करेंगे। अब देखिए फंड का जो आवंटन होता है, किस तरह से स्वीकृत राशि जो है, स्वीकृत राशि जो होगी वो कितनी होगी, वो 1517 करोड़, ठीक है। इतनी राशि 3 सालों के लिए आवंटित की गई है जो कि इनके संचालन के लिए जरूरी है। वैसे तो 2021 में ही ये संस्था बन के तैयार हो गई है और ये काम शुरू है, लेकिन हम लोग मान के चलें कि 2022 से ये संस्था परीक्षाएं लेना चालू कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी। तो 2022 से 25 तक के लिए 3 सालों के लिए इतना इनको राशि स्वीकृत की गई है, जो कि इसके संचालन, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके संचालन में, जितने भी सेंटर्स बनेंगे, परीक्षाओं को लेकर जितनी भी जरूरतें होती हैं, केंद्रों का बनना, केंद्र का चयन, केंद्र का संचालन, परीक्षाओं का संचालन, फिर आपके जो भी आप आंसर शीट लिखेंगे, जो अंक पत्र होगा उसका किस तरह से परिणाम घोषित करना, जो पूरी व्यवस्था है उसके लिए 1517.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? सबसे प्रमुख विशेषता कि ये एक सामान्य पात्रता परीक्षा लेगा, ठीक है। अब सामान्य पात्रता परीक्षा की क्या विशेषता है? एक तो ये सामान्य पात्रता परीक्षा लेगा, हर एक सारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी, जो मैंने पीछे प्रतिनिधि बताया आपको इन सब प्रतिनिधियों के बारे में। तो ये तीनों प्रतिनिधि जो हैं इनकी जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अब वो अलग अलग परीक्षाएं ना होकर क्या होगा, एक परीक्षा होगी, और वो होगी सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग सीईटी भी इंग्लिश में कहेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी से नाम से समझाने का, ठीक है। एनआरए सीईटी के नाम से जनरली जो समानता लोग जानेंगे। अब देखिए इस सामान्य पात्रता परीक्षा जो है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ये सभी के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा है। एक अखिल भारतीय वैध जो है वैध स्कोर कार्ड मिलेगा, जो कि वैलिड स्कोर कार्ड जिसको कहेंगे, वो आपको दिया जाएगा। अगर आप जो न्यूनतम अंक है उसको लाएंगे तो एक स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। और ये सभी परीक्षाओं के जगह पे एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। साल में 2 बार होगी, हर एक स्तर के लिए। 3 साल के लिए वैध होगी, हर एक स्तर मतलब 10वीं के लिए, फिर 12वीं के लिए, ठीक है, और स्नातक स्तर पे, ठीक है। स्नातक स्तर पे चयन के लिए ये परीक्षाएं होंगी और हर साल में 2 बार होंगी। 10वीं के लिए 2 बार, 12वीं के लिए 2 बार, स्नातक स्तर के लिए 2 बार। 10वीं 12वीं की बात क्यों आती है? इसीलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे सीएचएसएल है ना, एसएससी करती है, जो 12वीं स्तर पे कर्मचारियों का चयन करती हैं,
और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 10वीं स्तर पे भी जिनको जरूरत होती है, जिस तरह से हो गया कि आपका कह लें कि पियून हो गया, दफ्तरी हो गया, या इस तरह के एमटीएस मल्टीटास्किंग वाले लोग हो गए, जो क्लीनर हो गए, सफाई कर्मी हो गए, वो 10वीं स्तर पे भी उनका चयन होता है। तो वो सब तरह के तीनों स्तर की परीक्षाएं, और स्नातक स्तर पे अधिकारी वर्ग में चयन होगा। ठीक है, अधिकारी वर्ग में चयन के लिए स्नातक स्तर पर ये सारी परीक्षाएं दो बार होंगी। और ये जो आपको वैध ये स्कोर कार्ड मिलेगा, अंक पत्र मिलेगा, जो अंक पत्र मिलेगा, अंक पत्र ये 3 सालों के लिए वैध होगा। आगे आए देखें, परीक्षा 3 स्तरों पे आयोजित होगी, मैंने बताया 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर पे। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं कि ये 12 भाषाओं में आयोजित होंगी। सामान्यतः आज के दिन जो परीक्षाएं होती हैं वो हिंदी या अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। तो ये जो परीक्षाएं होंगी वो 12 भाषाओं में होंगी। 12 मुख्य भाषाएं वो होंगी जो कि 8वीं अनुसूची में अनुसूची जो है संविधान की, जिसमें भाषाओं को रखा जाता है, उसमें जो 12 भाषाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं, जैसे कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो मुख्य भाषाएं हैं भारत की, बहुत जो प्रचलित हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको, तो उन सब भाषाओं में इनका इसमें आपका प्रश्न पत्र जो होगा वो इन सब भाषाओं में होगा। इससे क्या फायदा होगा कि वो सारे बच्चे, जैसे मान के चलिए कि जो दक्षिण भारतीय बच्चे, गुजरात के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो कि मराठी में पढ़ा है जिन्होंने, तो उनके लिए बहुत ये एक अच्छी शुरुआत है कि उन बच्चों को इन सब चीजों से दिक्कतें नहीं, वो हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, अंग्रेजी, जैसे बिहार के बच्चे हो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं अच्छी तरह से, कभी कभी हिंदी भी इतनी क्लिष्ट हिंदी होती है कि दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से जो सामान्यतः जो दक्षिण भारतीय हैं, या कहें मध्य भारतीय, जो मध्य भारत है उसमें जो बच्चे आते हैं, उन सब जिनकी पढ़ाई मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब भाषाओं में हुई है, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी दोनों में दिक्कत होती है। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी ये कि जो इस तरह के व्यवस्था में है, उनको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने में आराम से वो बता सकते हैं। उनके लिए भाषा की जो प्रतिबद्धता है कि भाषा आप हिंदी या इंग्लिश जाने तभी आपको प्रश्न बना सकते हैं, या आप अगर कोई चीज, जैसे हमारा मान के चले मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, दरभंगा बिहार से हूँ। दरभंगा में बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथिली में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतना हिंदी या इंग्लिश में नहीं करेंगे। तो जो मिथिला के बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर मैथिली में प्रश्न पत्र होगा तो वो अच्छी तरह से अपनी बातों को कह पाएंगे और समझ पाएंगे और अच्छा अंक ला पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। तो इसमें इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक जो अच्छा साबित होगा बच्चों के लिए जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करते हैं 10वीं 12वीं तक। ये पूरे भारत में 1000 परीक्षा केंद्र होंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक विषय ये भी है कि 1000 परीक्षा केंद्र होने के कारण बच्चों को बहुत ज्यादा दूर तक जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, दूर दूर तक दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, वो सब व्यवस्थाएं, वो सब जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब आ जाइए, 117 आकांक्षी जिले होंगे। इसको कह लें एक तरह से नोडल जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में काम करेगा। ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, इन 1000 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को ये देखेगा और इस तरह के 117 जिले बनाए जाएंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि हर जिले में, प्रत्येक जिले में एक केंद्र हो, एक केंद्र हो, परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हर एक उसी जिला का बच्चा वहां वो परीक्षा में बैठ सकता है। और ये 117 जिले क्या करेंगे, ये 117 जिलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये 1000 परीक्षा केंद्रों का संचालन कर सके। जितनी भी वहां, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, परीक्षा दे दी, वहां से सब सारा जो डेटा होगा उसको 117 जो मेन कार्यालय होंगे, जो मुख्य कार्यालय के रूप में काम करेंगे, नोडल ऑफिस के रूप में काम करेंगे,
उनके पास भेजा जाएगा, वहां से फिर केंद्रीय स्तर तक बातें जाएगी और फिर आपका जो है आगे की जो प्रक्रिया है उसको देखा जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रयासों पर की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब अटेम्प्ट्स आप कितना भी चाहे ले सकते हैं। सीमा इसमें सिर्फ होगी उम्र की, उम्र सीमा को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान के चलिए सामान्य वर्ग के बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको अगर मान के चलिए 30 वर्ष की सीमा दी गई है, तो 30 वर्षों में जहां तक जब तक चाहे ये परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी के हो गए, ठीक है, उनको जैसे 33 वर्ष दी गई तो 33 वर्ष तक जब तक चाहे वो परीक्षा दे सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है अटेम्प्ट पर। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे आपको समझनी है कि 3 बार के प्रयास में जो प्राप्त अंक होंगे, उन अंकों में जो सर्वश्रेष्ठ अंक होगा उसको आपकी चयन सूची के लिए निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको एक परीक्षा आपने दी, एक बार दी, आपको 100 नंबर की परीक्षा हुई, 88 नंबर आया। दूसरे बार में आपको 85 नंबर आ गया, तीसरे बार में आपको 92 नंबर आ गया। तो क्या हुआ, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या प्रदर्शन रहा आपका? 92। ठीक है, तो इसी 92 को आपके चयन के लिए आपकी जो सूची बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके लिए इस 92 नंबर को वैध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतिम 3 जो अटेम्प्ट दिया है, मान के चलिए आपने 2 साल तक परीक्षाएं दी, ठीक है, 2 साल आपने परीक्षा दी और 4 अटेम्प्ट लिया, 4 बार आप उसमें अपीयर हुए एग्जाम में, और आपका नंबर आया 82, 88, 95, मान के चलिए ये आया आपको 96, 88, 95 और 94, ठीक है ना, 94। तो ऐसा नहीं कि इस 96 को ले लिया जाएगा, अंतिम 3 जो होंगे प्रयास, उन 3 प्रयासों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जैसे ये 95 है तो ये ले लिया जाएगा। ठीक है, सौम्य, मैं एक बस ये एक सिंबॉलिक जो प्रतिरूप के रूप में बता रहा हूं कि हाँ भाई इस तरह से होगा। ठीक है, जो कि ड्राफ्ट में बिल में लिखा हुआ है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है उसमें लिखा गया है। देखिए, अब जो उद्देश्य है उसका यही है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रतिभा का, क्योंकि 12 भाषाओं में परीक्षा होगी, 1000 परीक्षा केंद्र होंगे, जिलेवार परीक्षाएं होंगी, जिलेवार जो है केंद्र होंगे। तो क्या होगा कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो बच्चे हैं, मैंने जैसा बताया आपको कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, वो दिक्कत होती है, उनको उनका जो है उनकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा और उनके प्रतिभा को उपयोग किया जाएगा इस परीक्षा के द्वारा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये स्लाइड हो ना, अगले स्लाइड में क्या है आपके लिए? हाँ, देखिए प्रमुख लाभ क्या क्या है, इस परीक्षा से आपको क्या क्या लाभ होगा, एक विद्यार्थी को क्या क्या लाभ हो सकता है। पहली तो बात है कि एकल शुल्क, एक फी लगेगा आपको। पहले क्या होता था, आईबीपीएस के लिए आप अलग फी दीजिए, एसएससी के लिए अलग फी भरिए, फिर आपको आरआरबी के लिए अलग अलग जोन में अलग अलग फी भरिए, अलग अलग रेलवे बोर्ड ने निकाला है, पटना में का निकाला है तो वो अलग फी भरिए, फिर लखनऊ का निकाला है, उत्तर प्रदेश का निकाला है उसका अलग फी भरिए। तो अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग एग्जाम जो होती थी, जो भी परीक्षा होती उसका अलग अलग आपको शुल्क लगता था। वो शुल्क नहीं लगेगा, एक शुल्क लगेगा। केंद्रीय स्तर पर चयन के लिए सिर्फ एक शुल्क होगा, सीईटी के लिए बस एक शुल्क होगा, एकल शुल्क होगा। उससे क्या होगा कि बच्चों का जो वित्तीय बोझ है जिस बच्चों पे, वो काफी कम जाएगा और विभिन्न परीक्षाओं का विभिन्न शुल्क देना नहीं पड़ेगा। आ जाइए फिर अगला जो लाभ है क्या होता है, एकल प्रारंभिक परीक्षा। अब जैसे विभिन्न परीक्षा होते थे, उनके लिए अलग अलग आपको रणनीति बनानी पड़ती थी। तो अब क्या होगा कि एक परीक्षा होगा तो एक रणनीति के साथ काम करना होगा आपको, आपका जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप पूरी तरह से एक परीक्षा पे कंसंट्रेट करके काम कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। परीक्षा टकराव से बचाव। विभिन्न परीक्षाओं की तारीख जो है आपस में एक हो जाती थी। आपका मान के चलिए आईबीपीएस का भी एग्जाम एक दिन आ गया, एसएससी के भी किसी पोस्ट के लिए एग्जाम आ गया और आरआरबी के लिए। अब आप दुविधा में पड़े हुए हैं। यहाँ तो दुविधा नहीं त्रिविधा है तो दुविधा में पड़े हुए हैं कि भाई कहाँ जाएं, कौन सा एग्जाम दे दें।
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिलेवार परीक्षा होगी तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, अपने जिले में परीक्षाएं दे देनी है। परीक्षा टकराव से बचेंगे आप कभी, तो पूरी तरह से एक तारीख पर आपका ध्यान होगा, एक परीक्षा पर आपका ध्यान होगा कि हाँ भाई ये परीक्षा मुझे देनी है, मुझे 10 जगह नहीं जाना। एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये केंद्र सरकार की। चलिए आगे देखें। जिलेवार परीक्षा के पहले भी मैंने बताया, युवाओं के लिए जो यात्रा लागत होता था, इधर उधर जा रहे हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखा है आप लोगों ने किस तरह से ट्रेन में बच्चे, मतलब मैं देख के बहुत व्यथित हो जाता था कि वैसे मैं 8-9 साल पहले आपकी स्थिति में था, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्यों नहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम, एक केंद्रीय सिस्टम बने, जिससे कि, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह की चीज आई है। और इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का जो उत्पीड़न है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, उनको दिक्कतें कम हो जाएगी, उनका हरासमेंट जो है ना थोड़ा कम जाएगा इससे। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, प्रमुख चिंता का विषय क्या क्या है, कुछ जो मिथक हैं उनको देखा जाए। जो ये मान बैठे हैं कि यही परीक्षा सबसे अंतिम परीक्षा होगी, एक परीक्षा मैं दूंगा और उसके बाद सीधे मेरा चयन हो जाएगा, मैं अधिकारी बन जाऊंगा, मैं फलाना फलाना बन जाऊंगा, तो ये बात आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। कुछ चीजें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कुछ उसके साथ कंसर्न भी हैं, चिंताएं भी हैं कि कैसे क्या आगे होगा। सबसे पहले कि सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद क्या मुझे नौकरी के लिए भर्ती कर लिया जाएगा? नहीं, आपको डायरेक्ट नौकरी के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा। अगर खासकर आप अगर अधिकारी वर्ग के लिए अधिकारी बनना चाहते हैं, अधिकारी वर्ग में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ सीईटी, एक बात जान लीजिए, एक तरह का रोकने की परीक्षा है, मतलब आपको रोक दिया जाएगा कि हाँ भाई जितने भी गंभीर विद्यार्थी नहीं है वो हट जाए, जो कि आके बस एग्जाम में भीड़ लगाते हैं, उन सबको हटाना है, पहली बात। और क्या होगा, इसमें एक चीज लिखा गया है कि सबसे पहले तो ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है, इससे ये फाइनल सर्टिफिकेट, फाइनल जो आपका चयन सूची है उसके लिए नहीं है। आपको बस एक एग्जाम, एक पड़ाव है जो पार करना होगा। विभिन्न विभाग अपनी अपनी परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, उदाहरण स्वरूप एसएससी क्या करता है, एसएससी क्या करता है, समूह बी सी डी, मतलब क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। जैसे बी और सी के लिए क्या करता है, सीजीएल स्नातक स्तरीय, सी के लिए वो सीएचएसएल करता है, ठीक है ना, और डी के लिए वो एमटीएस का मल्टीटास्किंग वाला परीक्षा लेता है। तो अब क्या करेंगे आप कि बी सी डी ये तीनों समूह के लिए है, तो बी में तो जो होता है कि अधिकारी ही होते हैं, अधिकारी वर्ग के लिए चयन होता है। सी क्या हो गया, लिपिक वर्ग हो गया, ये लिपिक वर्ग है। और डी क्या हो गया, एक तरह से मान के चले कि दफ्तरी की तरह, दफ्तरी एक तरह से, या अर्दली की जिसको कहते हैं, ठीक है, या इस तरह के जो काम होते हैं जो कि सपोर्टिव, मतलब सहायता के लिए ऑफिस में रखे जाते हैं, उनके लिए ये है, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी हो गए और अदर जो भी है, क्लीनर, रेलवे में जैसे गैंगमैन होते हैं, ट्रैकमैन होते हैं, तो ये सब इस तरह के जो पद हैं उसके लिए चयन होता है। तो एसएससी का मान के चलिए कि एसएससी ने, आपने सीईटी दे दिया, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर गए, ठीक है ना, आपको एक वैध स्कोर कार्ड मिल गया, अंक पत्र मिल गया। तो फिर अभी एसएससी क्या करेगी, उसकी उसकी मना इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो समूह बी के लिए आगे परीक्षाएं आयोजित करें या ना करें। हो सकता है कि ना करे या करे भी, लेकिन ये मान के चले कि अधिकारी वर्ग के लिए आगे परीक्षाएं आयोजित होंगी। हाँ, एक जो रिलैक्सेशन है आपको हो सकता है कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए आपको डायरेक्ट बुला लिया जाए, आपको ये कहा जाए कि भाई आप अपने जो अंक पत्र मिला है सीईटी का, उससे डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए, और सी और डी ग्रुप के लिए आपका जितना भी जो अच्छे अंकों के साथ पास किए हैं उनका चयन सूची में फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा और काम आ जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने लिखा भी है ग्रुप सी, और जिस तरह से अभी तक जो ड्राफ्ट में लिखा गया, जो प्रस्ताव में है, प्रस्ताव में सही बताऊं तो मैं सिर्फ समूह
बी और सी की बात की गई है, इसमें कहीं भी डी की बात नहीं की गई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि परीक्षा जब अंक पत्र मिलेगा आपको, तो समूह डी के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि समूह डी में बहुत बच्चे बैठते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। इसी के अंक पत्र पे ये मेरी सूचना के आधार पे है, जो मैंने अलग अलग अपने जो मित्रगण हैं, जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, कुछ रेलवे में भी हैं, कुछ मैं तो बैंक में हूँ, तो बैंक में तो पता ही है मुझे कि किस तरह से होगा। तो जो समूह जैसे बैंक में दफ्तरी होते हैं, ठीक है ना, तो इनका चयन डायरेक्टली इस जो स्कोर कार्ड है, ये जो दफ्तरी होते हैं ना, या बैंक में जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी, इनका चयन इसी अंक पत्र पे हो जाएगा। ठीक है, बुलाया जाएगा, इसके लिए ओपन किया जाएगा कि आप आवेदन पत्र भरिए, और जो उसमें से जितने चयन करने के लिए होंगे उतना उनको चयन कर और आगे मतलब नियुक्ति दे दी जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन समूह बी के लिए हमेशा ध्यान रखें, समूह बी के लिए आपको आगे परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। जैसे मान के चलिए कि एसएससी जो है, कांस्टेबल, मतलब ये एक निरीक्षक का भी पद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारा पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था जो है उसमें भर्ती करता है। तो मान के चलिए कि कांस्टेबल का पद है, हवलदार जिसको कहते हैं, हवलदार का पद है। तो ये नहीं कि आपको अंक पत्र मिला, अंक पत्र जैसे आपको मिल गया, ठीक है, आपका वैध अंक पत्र है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका वैध अंक पत्र है तो आपको हवलदार के लिए नियुक्ति दे दी जाएगी। हवलदार के लिए आवेदन पत्र निकलेगा, उसमें बच्चे भरेंगे, और उसमें क्या होगा कि फिर से आपका जो शारीरिक परीक्षण होता है, शारीरिक परीक्षण वो किया जाएगा। उसमें अगर आप फेल कर गए, अगर इसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं आप, तो आपको फिर आगे नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। तो आगे जिस भी पद के लिए विभाग अगर समझता है कि ये इस पद पर डायरेक्ट इस अंक पत्र से नियुक्ति की जाएगी, वो उसके लिए आपको आवेदन निकालेंगे। जिस पे उनको लगता है कि नहीं, आगे परीक्षाएं आयोजित करने की जरूरत है, तो वो आगे परीक्षाएं आयोजित करेंगे। ये विभाग पर वो छोड़ा है, पर छोड़ा है भारत सरकार ने। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये ऐसा मत सोच के रखिएगा कि ये अंक पत्र मेरा अंतिम नौकरी का अंक पत्र है, नौकरी के में चयन का प्रमाण पत्र है, ऐसा नहीं है। इस तरह से मत दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, और उस हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा। अब देखिए, मान के चलिए, अब सबसे बड़ा एक दिमाग में सवाल आता है बच्चों के कि मेरे पास एक वैध स्कोर कार्ड है। मान के चलिए कि 100 अंकों का की सीईटी हुई, ठीक है, उसमें एक बच्चे को 90 अंक आए, उसको 90 अंक मिले 100 में, और ये वैध है, मतलब उसमें लिखा गया है कि आपका प्रमाण पत्र जो अंक पत्र है वो वैध है, आप आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य है, ये लिख दिया, ठीक है, आपके अंक पत्र में। अब क्या होगा कि मान के चलिए कि एसएससी को अपने लिए ऑडिटर पोस्ट होता है एसएससी में, और सभी लोग बच्चे जानते होंगे, ठीक है, या मान के चलिए बैंक है, ठीक है ना, बैंक में क्लर्क का, लिपिक का पद होता है। इन सब के लिए एक आवेदन निकाला जाएगा, ठीक है, आवेदन निकाला जाएगा कि सभी बच्चे, ऐसा लिखा जाएगा, जो मैंने विभागों से जानकारी ली है, जो मेरी जानकारी में आया है, और जो जिस तरह की व्यवस्था होगी, जैसे बहुत सारी अभी व्यवस्थाएं चली, जैसे गेट के बारे में अगर आप जानते होंगे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए भी वो स्कोर कार्ड जरूरी होता है, और गेल, सेल, ओएनजीसी, भेल, इन सब में नियुक्ति के लिए भी वो स्कोर कार्ड की जरूरत है, गेट, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है, ठीक है। तो उस तरह की व्यवस्था ये है। जैसे कि बैंकों में लिपिक का चयन करना है या ऑडिटर पोस्ट का चयन करना है, तो ये क्या करेगा, एक आवेदन निकालेगा कि हाँ भाई, आप लोग जिन जिन बच्चों के 85 नंबर से ऊपर हैं, 85 से ऊपर नंबर हैं, वो सारे बच्चे आवेदन कर सकते हैं ऑडिटर पोस्ट के लिए, ठीक है। ऑडिटर पोस्ट के लिए 85 अंकों से ज्यादा जिन जिन बच्चों को है, ठीक है, 90 आपको आया था 100 में, आगे अच्छे से मैं समझाता हूं, 85 अंकों से ज्यादा
मान के चलिए ऑडिटर का ही पोस्ट उदाहरण ले लें। ऑडिटर के लिए आवेदन निकाला गया, आवेदन दिया गया किसके द्वारा? एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, कि 85 अंकों से ऊपर जिन जिन बच्चों का है वो सब आवेदन करें। मान के चलिए कि 85 अंक से लेके जिन जिन बच्चों का 100 तक में जिनको आया था उन सबों ने आवेदन कर दिया। और पद कितने थे? मान के चलिए 500 पदों के लिए आवेदन लिया गया। 500 पदों के लिए आवेदन लिया गया। आवेदन आ गए 10,000। 10,000 बच्चों को 85 से ऊपर अंक है, ठीक है। अब इन सबको के लिए अलग चयन सूची बनेगी, जिसमें कि मान के चलिए 500वां बच्चा अगर बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसको अगर 91 नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए इस तरह से व्यवस्था रहेगी। ये जरूरी नहीं है वैध स्कोर कार्ड फिर आप अगले दूसरे एग्जाम के लिए कीजिए। जैसे फिर से कोई आवेदन निकलेगा, मान के चलिए बैंक ने निकाला लिपिक के लिए करना है, या जैसे रेलवे बोर्ड में निकाला कि मैं अपने लिए गैंगमैन के लिए या स्टेशन मास्टर के लिए निकाल रहा हूं, तो आप आवेदन करें। तो उसके लिए अलग अलग आवेदन आप करेंगे। हाँ, आवेदन के लिए शुल्क नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी शुल्क आपको नहीं दिया जाएगा उस आवेदन के लिए। आपको बस सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, जिस तरह से भी होगा वो डिसाइड किया जाएगा, वो निर्णय लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और ये एनआरए के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय जो भर्ती एजेंसी है, इसके द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। ये अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है नौकरी का, ठीक है। तो आपके पास स्कोर कार्ड होगा तो क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। और चलिए, धन्यवाद। हो सकता है आपको जो चीजें अगर कंफ्यूजिंग लगती हैं या कुछ ऐसा लगा कि मैं नहीं समझ पाया तो कमेंट करें, मैं फिर से इसके बारे में समझाऊंगा। और हो सकता है मैंने कोशिश की है कि मेरी आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन होंगे, लगभग दूर हो गए होंगे। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप का किस तरह से निर्धारण होता है, फिर क्या सिलेबस होगा, किस तरह से एनआरए का सिलेबस और क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहें। मेरा जो चैनल है प्रियदर्शी वेदिका है। और धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि वो इस वीडियो से काफी रचनात्मक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।